हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2025 का एग्ज़ाम एनालिसिस कि इसमें मैथ्स के क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे। जैसे अगर मैथ की बात करें तो मैथ मॉडरेट आ रहा है, यानी कि 20 से 22 क्वेश्चन डुएबल हैं और अगर आप अच्छे से करते हैं तो आप 25 में 25 भी कर पाएंगे अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसमें अगर बात करें तो अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन और एडवांस के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री और ज्योमेट्री, इन सब चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा बच्चों ने बताया कि एवरेज के 2 से 3 क्वेश्चन थे और ट्रेंड के भी 2 से 3 क्वेश्चन थे। क्वाड्रिलेटरल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये वीडियो मैंने बनाया है आपके लिए, जो आपके आने वाले शिफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और मैंने ये क्वेश्चन ग्रुप डी का ढूंढने का कोशिश किया, वहाँ से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं जो एग्जाम में आ रहे हैं। साथ ही साथ मैंने आरआरबी एनटीपीसी में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस टॉपिक के, जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं ग्रुप डी में, उसको इसमें इंक्लूड किया है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप पहले खुद रोक कर सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे क्या आपका ही आंसर आया। बोला, कंचन वेतन का 12,000 प्रति माह है। वह 4,000 घर के किराए पर और 2,000 बिलों पर खर्च करता है और बाकी रकम उसकी मासिक बचत है। यदि उसने उसके जन्मदिन के महीने में उसने सारी बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर दी तो एक वर्ष में उसकी बचत क्या है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे तो हम देखेंगे कि एक महीने में वो मासिक उसका वेतन कितना है 12,000, वह 4,000 खर्च यहाँ कर रहा है और 2,000 यहाँ कर रहा है, तो 4 दू 6,000 खर्च कर रहा है। तो बचत उसका कितना हो जा रहा है, 12,000 में से 6,000 घटा देंगे, 6,000, तो बचत कितना हो जाएगा इसका 6,000। तो एक साल में वन ईयर में उसका, क्योंकि इसका मासिक एक साल में बचत पूछा है, तो क्या करेंगे आप 6,000 गुना 12 यानी कि 72,000। अब कोई इसको ध्यान से नहीं देखेगा तो 72,000 क्लिक कर देगा और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन उसमें एक बात ट्विस्ट और भी है जो इस क्वेश्चन को यूनिक बनाता है कि उसने जन्मदिन के महीने में अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन में खर्च कर दी। खर्च तो ये भी हो गया, यानी कि जो 6,000 बचा होगा एक महीने में वो भी उसने खर्च कर दी थी, तो इसमें से 6,000 घट जाएगा। ठीक है, जिसके कारण आपका आंसर क्या हो जाएगा 66,000। तो क्या बताएं, आपका आंसर 66,000 आया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्स ए स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है, ए वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि वाई का मान 6 पर एक्स का मान 97 होता है तो वाई का मान 2 होने पर एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप खुद से रोक कर सॉल्व करें, देखें कि क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अंडर ग्रेजुएट में आए हुए हैं। और क्योंकि स्टूडेंट ने बताया कि इस टाइप का ही क्वेश्चन था, तो आप इसको देखकर बताएं कि क्या इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या दिया है, एक्स जो है ए स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और ए जो है वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ऐसे करके होगा, तो ये ए के व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब यहाँ ए होना चाहिए, ए ऐसे करके है। ठीक है, लेकिन अगर हमको रिलेशन ए यहाँ पर करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, √2, यानी कि हम कह सकते हैं कि √x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। अब हमको एक रिलेशन पता चल गया, क्योंकि ए का यूज और कहीं पे नहीं है तो हमको ए का यूज है ही नहीं, तो हम बोलेंगे कि √x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा, बस इतना सा ही आपको ध्यान रखना है। ठीक, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक, अब क्या करना है कि अब x क्या है हमारा दिया हुआ, यदि x 97 है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं इसको, √1/y², ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम ऐसे ही लिखते हैं। देखें, ये वाला टर्म, यहाँ टर्म, ये ऐसे करके अगर रहता है तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू का साइन लगाकर। यहाँ पे इसका यहाँ पे आएगा तो स्क्वायर वाई कितना है 6, तो 36। क्योंकि इसका ऐसे जो रिलेशन होगा वैसे ही इसका रिलेशन होगा। अगेन क्या है, वाई 2, वाई का स्क्वायर होना है तो 4, और एक्स यहाँ आ जाएगा।
अगर आप ऐसा लिखना सीख गए तो आप बहुत इजीली कर देंगे। ये 9 x इक्वल टू 9 सत्ता 63, 9 सत्ता 63, सॉरी यहाँ पर 1 नहीं है, ये 1 यहाँ पर नहीं है, 97 ही है, ठीक है। 9 सत्ता 63 हासिल 6 9 81 6 87, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इससे बेस्ट और इससे शॉर्ट तरीका आपको और कहीं नहीं मिलेगा। आप इसको अगर समझें तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन को भी आप लोग कर सॉल्व करें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं कि ए की वर्तमान आयु के 9 गुने और बी की वर्तमान आयु के 8 गुने का योग 29 वर्ष है, तो बी की वर्तमान आयु का 2 गुना ए की वर्तमान आयु के 2 गुने से 20 वर्ष अधिक है, तो अब से 6 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योगफल कितना होगा। ठीक है, बोला क्या कि ए की आयु का 9 गुना, मैं ए की आयु का 9 गुना और बी की आयु के 8 गुने, मैंने ए को ए ही मान लिया, बी को बी मान लिया, इतना है। ठीक है, बोला कि बी की आयु का 2 गुना, बी की आयु का 2 गुना ए की आयु के 2 गुने से 20 वर्ष अधिक है। बस यही क्वेश्चन में बोला है, मैंने सिर्फ यही किया है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको 4 से गुना कर दूंगा तो ये 8 आ जाएगा। तो मैं इसको जैसे इसको 4 से गुना करूँगा तो ये क्या दिखने लगेगा, तो 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा 8, ये भी 8 और ये 80। ठीक है मेरे भाई, 80 ये गुना करने के बाद आया तो 80 हो गया, तो ये हट जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि यहाँ 8 भी है, यहाँ 8 भी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा। अब मैं इसमें से इसको घटा दूंगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, मैंने कुछ गलती की है क्या, मैंने किया इसको 8 से गुना कर दिया, 4 से 20 चौक 80 हो गया। ठीक ठीक, अब क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, 9 8 17 हो जाएगा, 17 ए बराबर, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि हर क्वेश्चन को ध्यान से देखें। गोपाल ने एक दुकान से 1120 प्रति किताब की दर से 51 किताबें खरीदी, दूसरी दुकान से 920 प्रति किताब की दर से 45 किताब खरीदी, तो उसकी औसत कीमत कितनी चुकाई उसने। ये इस तरह औसत वाले क्वेश्चंस बोले जा रहे हैं कि 3 से 4 क्वेश्चंस आए थे, तो मैंने इसमें 3 क्वेश्चन शामिल किए हैं। ठीक है, आपसे क्या बोला गया है कि 51 पुस्तक ये कितने में लेके आया, वो 1120 में, साथ ही साथ ये 45 क्वेश्चन ये कितने में लेके आया, 920 में। अब आपको इसका एवरेज बोला और क्वेश्चंस अच्छे आए थे एवरेज के। अब इसको आप अगर बेसिक से करते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 45 को 920 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को जोड़ के फिर डिवाइड करेंगे, तो एवरेज वैसे निकलता। लेकिन मैं जो तरीका बताऊंगा उससे आपका थोड़ा कैलकुलेशन आसान पड़ जाएगा। कैसे, आप जो आर्टिकल है, जो वस्तु है, उसका रेशियो ले लें, उससे एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 15 या 45, 17 या 51। अब आपको ये मान के चलना है कि 17 ही बुक खरीदा है और 15 ही खरीदा है। ठीक है, अब इसका एवरेज कैसे निकाला जाए, मैं मान लेता हूँ कि 920 ही रहता है एवरेज, तो इस पार्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इस पार्ट में 200 ज़्यादा है, कितने ज़्यादा हैं, 200 ज़्यादा है, तो 200 कितने वस्तु है टोटल 17, तो आपको पता है कि टोटल जितना ज़्यादा होगा उसको उतने से ज़्यादा से गुना कर देंगे, और टोटल वस्तु कितना हो जाएगा, 15 और 17 कितना हो जाएगा, 15 और 17 32। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। ये 16 बार में, ये 4 25 बार में। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको गुना करने के बाद 4 से डिवाइड करने से अच्छा है मैं इसको 25 से गुना कर लेता हूँ नीचे ऊपर। 25 गुना 25 मुझे पता है 625 होता है, 625 गुना 17, नीचे में 100, 17 50 85, 7 8 34 8 42, 17 छक्का दियोतर से यानी कि 102 प्लस 4 106, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी कि 106.25 के पास डेसिमल लग जाएगा। अब क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे 6 2 10.25। कौन सा आंसर है, तो आंसर सी आपका ऑप्शन हो जाएगा,
अगर इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं तो ये आपके लिए आसान होगा, बाकी बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाएगा इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ही मैंने एवरेज का ही लिया है। ये क्वेश्चन है कि कुछ लोगों के एक समूह में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। उसमें 20% पुरुष है, 30% महिलाएं हैं और बाकी बच्चे हैं, और उनका औसत 50, 40 और 30 है। तो समूह का औसत क्या होगा? मैं फिर से वही तरीका बताऊंगा जो मैंने पिछले क्वेश्चन में लगाया था, ठीक है। आप पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि पुरुष 20 है, महिलाएं 30 है और बच्चे कितने हो जाएंगे? ये हो गया 50, तो 50% बच्चे हो जाएंगे। रेशियो लेना है इन सब का, तो क्या हो जाएगा? 2, 3, 5। अब बोला कि औसत क्रमशः दिया है, यानी कि इसका औसत 50 दिया है मेन का, वुमेन का 40 और बच्चों का भी 40। आपसे पूछा कि इसका ओवरऑल एवरेज क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, मैं कहूँगा कि एवरेज कुछ नहीं, अगर 40 ही होता तो इस पे और इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 10 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 10 कितने पे ज़्यादा है? 2 पे। और टोटल लोग हैं कितने, ये बट जाएगा उसमें, 5 3 8 3 8 2 10, ये 10 कट जाएगा और आपका आंसर 42 आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आप 10 से 15 सेकंड में कर देंगे अगर ऐसे तरीके आप अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी रेशियो का ही है मेरे भाई, ठीक है, उसको भी आप अटेम्प्ट करके पहले देखेंगे। इस क्वेश्चन को भी पहले आप रोककर खुद से सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे क्या आप आंसर निकाल पाए, ठीक है। एवरेज का वेटेज बढ़ गया एग्जाम में। गणित की एक परीक्षा में 30 विद्यार्थियों का औसत अंक 55 पाए गए। हालांकि बाद में पता चला कि अंक 72 की जगह गलती 27 लिखा गया और एक अंक 64 को गलती से 46 लिख दिया, यानी लिखने वाले ने गलती कर दी। तो वास्तविक औसत अंक क्या होगा? इस तरह क्वेश्चन कैसे करते हैं कि आपको पहले क्या है कि 72 लिखना था, कितना लिखना था? 72 लिखना था और आपने लिख कितना दिया? 27। आपको 64 लिखना था, आपने लिख दिया 46। यानी कि आपका जो सम होता, एवरेज निकालने से पहले जो सम निकालते आप, वो 136 होता, लेकिन गलती से वो कम कितना रह गया? 713 73। यानी कि इतना आपने ये रखा था, लिखना आपको ये था, यानी कि आपने इतने कितना कम लिखा आपने, इसको आप करेंगे 3 7 6 13, ठीक। 63 आपका एवरेज उसमें ऐड होता, सम जो होता उसमें 63 ऐड होता। तो क्योंकि 55 औसत है और 63 और उसमें ऐड होना चाहिए था, और ये एवरेज निकाल देते आप, इतना सही करते, ये 21 होता। और जब आप इसको करते तो कितना हो जाता? 76 पॉइंट, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे जीरो आएगा तो हटेगा। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा, जैसे ही आप ये करते 55 प्लस 2.1 तो 57.1 आपका आंसर हो जाता, ठीक है। इतना ही करना था इसको। ये 7 नंबर क्वेश्चन देखें, ये एसआई का है। इसमें बोला गया कि दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5 और 6.5 की वार्षिक दर से ऋण देते हैं। केशव ने प्रत्येक बैंक से 2 लाख रुपए की राशि उधार ली। केशव द्वारा 2 वर्ष के बाद बैंकों की भुगतान गई साधारण ब्याज की राशियों के बीच का अंतर कितना होगा? इसको आप सॉल्व करें, लेकिन देखें क्या मैं जो तरीका बता रहा हूँ क्या आपने उसी तरीके से किया। क्योंकि 2 साल का डिफरेंस पूछा है तो मैं पहले सारा काम मैं इंटरेस्ट परसेंटेज में कर लेता हूँ। जैसे मैं बोलूँगा कि 1 साल में दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 6.5 में से 3.5 घटा देंगे तो 3% का डिफरेंस आएगा हर साल, पहले साल। तो 2 साल में कितने परसेंट का डिफरेंस आएगा? तो 6% का। यानी कि हम जो है इसका 2 लाख का 6% निकालेंगे तो 6 दूनी 12 वाला आंसर आएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता इस क्वेश्चन में नहीं थी। ये क्वेश्चंस रेलवे में ही आए हुए हैं, आपके शिफ्ट में भी आ सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था, मैंने वहीं से पिक किया है। इसका लैंग्वेज काफ़ी अच्छा है, आपके ग्रुप डी में ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से। अनिल ने क्रमशः पहला पेन 100 रुपये में, दूसरा पेन 160 में खरीदा। पहला पेन 15% लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीदार कीमत में मोल भाव करता है और उसे 29% की छूट और दूसरा पेन 58% लाभ पर देना पड़ता है। तो इसमें कुल लाभ कितना हुआ ये बताना है। अगर आपको कुल लाभ पूछा है मेरे भाई, तो आप लाभ निकालने के लिए किस पे पर फोकस कर सकते हैं
कि आपने विक्रय कितने में किया माइनस क्रय में कितने में किया था। अगर ये पता चल जाए तो आप लाभ इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि रुपये में लाभ दिया है, परसेंटेज में नहीं दिया है। ठीक, जैसे पहले वस्तु पे हम ध्यान दें तो 100 रुपये में खरीद के लाया और 15% के लाभ पे बेच रहा था इसको, तो 115 में बेच रहा होगा, लेकिन जो खरीदार था उस वो मोल भाव करता है और इसे 29% छूट, तो कितना परसेंट में बिका होगा, वो 71 रुपये में बिका होगा। 71% में परसेंटेज निकालने के लिए इतना, यानी कि जो एसपी होगा पहले आर्टिकल का, फर्स्ट आर्टिकल का, वो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 115 गुना 71, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 115 गुना 7×5 = 35, 7×7 = 10, 7×7 = 8, ये हो जाएगा 5618। ठीक है, 81 इतने रुपए। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ रफ को। ठीक, ये पहला एसपी हो गया। अब दूसरा एसपी क्या होगा, SP2 160 रुपये आया था और वो खरीद लाभ कितना मिल रहा है उसमें 58, यानी कि 158/100। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 16×8 = 28 गुना बच गया 12, 16×85 = 12×92 बच गया 9, 16×16 = 16 और 9 = 25, और यहाँ यानी कि ये हो गया SP2। तो टोटल मैंने क्या बताया, विक्रय मूल्य टोटल कितना हो जाएगा, जब टोटल निकालेंगे विक्रय मूल्य, टोटल SP निकालना होगा तो इसमें 81 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8×5 = 13, सॉरी 5, 8×6 = 14, 5×1 = 6, 2 1 3, 1 4, और ये 8, 5 13, 8 5 13, और ये कितना बच गया, 2 1 3, यानी कि 334.45, और ये है कितना, CP कितना है 260, यानी कि 334.5 में से 260 घटाएंगे तो आपका लाभ निकल जाएगा, तो 0.45 तो आएगा ही आएगा, और ये कितना आ जाएगा 74, आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको फोकस किस पे करना है, कितने में सेल किया और कितने में खरीद के लाया, आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आपके पेपर में आ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए थे तो मैंने उसको भी इंक्लूड किया है, और अच्छे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं कि ये रेलवे का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक समांतर चतुर्भुज में आधार की लंबाई इतनी है और ऊंचाई इतनी है मीटर है, तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि x 3 है और y 4 है। किसी को अगर समांतर चतुर्भुज का एरिया का फॉर्मूला पता है तो वो इजीली बता देगा, क्या होता है, ये बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, यानी कि आधार इंटू ऊंचाई। अब 3 को इस पर रखेंगे तो क्या होगा, अगर हम लंबाई निकालना हो, बेस निकालना हो, बेस की लंबाई यानी आधार निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 3 4 9 13 36 माइनस 7 3 21, 21 दूनी 42, माइनस माइनस प्लस 42 माइनस प्लस 4, ये कितना आ जाएगा हमारा, जब इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6 6 12, 4 3 7 1 8। ठीक है, उसके बाद ये ऊंचाई निकालना हो तो 3 माइनस 2 यानी कि 1। अब एरिया अगर हमको निकालना है तो मैंने क्या बताया कि बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं 82 गुना 1, आपका आंसर क्या आ जाएगा 82 मीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आपको याद रखना है फॉर्मूला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चंस भी आपके शिफ्ट में आ सकता है कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 324 दिया है, शीर्ष B और D के विकर्ण डाले गए, लंबों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण AC की लंबाई निकालें। यानी कि आपको क्या है, ये एक चतुर्भुज दिया है, किसी टाइप का चतुर्भुज हो सकता है, मैं मान के चलता हूँ ये इस तरीके से ABCD है। यहाँ से क्या बोला कि जो है AC, सॉरी यहाँ C होगा, यहाँ D होगा, AC जो है, AC पर 2 विकर्ण डाले गए BD, B यहाँ से और यहाँ से, बोला गया कि इसकी लंबाई 12 है, इसकी लंबाई 15 है, तो आपको इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, आपको एक इस त्रिभुज पर फोकस करना है, पहले वाले पे, ये वाले पे,
ए सी बी और इसका एरिया निकालना है, आपस में जोड़ देना है, अलग अलग ट्रायंगल बनेगा। आपको पता है कि एरिया निकलता कैसे, त्रिभुज का 1/2 ये वाला यानी कि बेस इंटू हाइट, ये हाइट इंटू हाइट। तो इसमें अगर डायरेक्ट बात करें कि इसके लिए क्या डायरेक्ट हो सकता है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू क्या, ये वाला जो दो लंबाई दी गई, लंबों की लंबाई 12 + 15 इंटू जो डायगोनल है ये दोनों में कॉमन होगा तो ए सी। ठीक है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 324, ये कितना हो जाएगा 27/2 इंटू ए सी। मुझे पता है कि ये दो से दिख रहा है तो मल्टी इवन नंबर आंसर होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये दोनों से कोई आंसर होगा। 9 × 27, 9 × 27 बच गया 5, 9 × 6 = 54, 12, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए सी इक्वल टू 24, और आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इस तरह क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आप तैयार रहें। चलती अगले क्वेश्चन चलते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बोलता है कि एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस है। चतुर्भुज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने चतुर्भुज क्वेश्चन ज़्यादा इसमें इंक्लूड किया है कि पी क्यू आर एस है जिसमें एल आर जेड एस समद्विभाजक टी पर मिलते हैं और एस टी आर 32.5 है और जेड जेड पी और जेड क्यू का अनुपात 7:4 है। तो ये जेड नहीं लिखा, ये एंगल लिखा हुआ है, ठीक है तो एंगल क्यू और पी के अंतर निकालिए। इसमें 5 दिख रहा, इसका डिफरेंस कितना आएगा 5, तो आंसर 5 का मल्टीपल हो सकता है, बट इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे मान के चलिए मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, ठीक, थिकनेस थोड़ा कम, ठीक। ये मान के चलता हूँ कि ये एक चतुर्भुज है जो क्या है पी, ये एंगल है, ये एंगल है पी क्यू आर एस। क्या बोला, एंगल आर और एस के समद्विभाजक टी पर मिलते हैं। समद्विभाजक मतलब एंगल बाइसेक्टर, ऐसे यहाँ पर मिलते हैं, ठीक। ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि यहाँ जो एंगल बन रहा होगा एस वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। और बोला कि टी पर मिलते हैं और एस टी आर, एस टी एंड आर ये कितना है 32.5, और एंगल पी और क्यू कितना दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, ये 9 दिया हुआ है। तो ये दोनों का डिफरेंस पूछा है। आपको इस ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि ये जो होता है यहाँ पे जो नंबर बनता है इस दोनों का एवरेज होता है, यानी कि 4 + 9/2, इसी का एवरेज, इसी की वैल्यू कितनी दी हुई है 32.5। अगर हम यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 32 × 64 = 65, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो आपसे पूछा किसका है 9 - 4 की वैल्यू पूछी है, यानी 5 की वैल्यू पूछी, तो 5 और 1 की वैल्यू 5, तो 5 × 5 = 25 आंसर हो जाएगा। इसको ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ है, 4 या 5 तारीख को पूछा गया था, आप लोग वेरीफाई किसी कर सकते हैं। अदरवाइज आंसर किया आएगा तो आप देख लेना, तब जाकर आप बताना कि मैंने सही बोला था नहीं बोला था। मैंने एक लड़के से, एक लड़का मुझे बता रहा था कि इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं 4 तारीख को आई थिंक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखें, 14 नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी मैंने मेंसुरेशन से लिया है। अच्छा क्वेश्चन है। दो घनों के परिणामों का योग जिनके किनारों की लंबाई x सेंटीमीटर और y सेंटीमीटर है, ठीक है, 300 है। यानी कि दो घनों के परिणामों का योग कितना है 300 है, जिसके किनारों की लंबाई xy है। दोनों किनारों का गुणनफल 156 है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो दोनों घनों के आयतनों का योग क्या है। मान के चलते हैं घन का जो परिमापों का योग है, घन का परिमाप क्या होता है पहले ये समझते हैं। 12 किनारे होते हैं, तो जो घन का परिमाप होगा, अगर एक x है तो पहला वाला कितना हो जाएगा 12x, और दूसरा वाला कितना हो जाएगा ये भी 12y, और इसी का सम कितना दिया हुआ है 300। यहाँ से आप x और y निकालेंगे तो क्या आएगा 12 कॉमन आ जाएगा और ये 300 हो जाएगा। जब इसको इससे कटाएंगे तो 4 और 25, तो ये कितने बार में कट जाएगा 3 × 4 = 12, 4 बचेगा यहाँ
और फिर 4 से 125, यानी कि x प्लस वाई हमें पता चल गया कि 25 है, एंड x इंटू वाई हमें दिया हुआ है कितना 156। और आपसे पूछा क्या, दोनों घनों के आयतनों का योग, यानी कि आपसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पूछा है। ठीक, तो x प्लस वाई क्यूब आप कैसे निकाल सकते हैं, कैसे जानते हैं आप, ये x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई होता है फॉर्मूला। x प्लस वाई का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 25 गुना 25 625 गुना 25, 25 का स्क्वायर क्यूब कितना होता है दोस्तों। इस पेज में नहीं आएगा, तो इसको अगले पेज में कर, आपसे ये दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है 156, और इसकी वैल्यू आपसे निकालनी है। ये निकालने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, x प्लस वाई का होल क्यूब, और इस साइड जो चीज़ होता है उसको इस साइड ले आएगी, तो -3xy इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब वैल्यू रखना है, आंसर आ जाएगा। 25 का क्यूब कितना होता है, तो 33 नहीं 15,625 होता है। ठीक है, -3 गुना 156 इंटू एक्स वाई इंटू 25, आप इसको करेंगे कितना हो जाएगा 15,625 माइनस 75 156 गुना 75, यानी कि 6 पंचा 30 और 5 घटाएंगे तो 0 आना चाहिए लास्ट में। तो यूनिट डिजिट से इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सॉरी ये 0 होगा और ये 5 होगा, तो यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। किसका यूनिट डिजिट 5 है, इसका 5 है, तो आप आंसर कर सकते हैं। बाकी आप इसको गुना कर सॉल्व करना चाहें तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12 देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके शिफ्ट में आ सकता है। क्वेश्चन है 60 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समकोण त्रिभुज को 60 सेंटीमीटर भुजा वाले कोण के चारों ओर घुमाकर शंकु बनाया जाता है। कोण नहीं, सॉरी, भुजा के चारों ओर घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है। इस प्रकार बने कोण का संपूर्ण का वक्र क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि जो 60 सेंटीमीटर था उसी के चारों तरफ, ये 60 वाले के चारों तरफ घुमाया गया, तो ये जो आप ये बनेगा, आप समझें कि ये इस तरीके से होगा और ये रोटेट करेगा, जिसके कारण ये इसका हाइट हो जाएगा और रेडियस हो जाएगा कुछ, और ये जो है ये 75 हो जाएगा, क्या सलांट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई, रेडियस 45 हो जाएगा और हाइट 60 हो जाएगा। बस इतना सा ही समझना था, बाकी फॉर्मूला पे रखेंगे बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये समझाने के लिए था। अब क्या निकल गया, मेरा पता चल गया R45 है, H60 है, जिसको घुमाया जाता है उस वही हाइट हो जाता है, और L क्या होता है 75। अब आपको निकालना है, चूँकि पाई में आंसर दिया है तो 1/3 होता है, क्या होता है पाई R L, ऐसे होता है किसका, कोण का, क्या होगा पाई हो जाएगा, R कितना है 45 और ये कितना है 75, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 25 35 और 20 55 55 और 2 57 7 चौक 28 5 33, ये पाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जिसके अराउंड रिवॉल्व करवाया जाता है वही उसका हाइट हो जाता है, और बस इतना ही समझना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ट्रेन से है कि बिना रुके एक लोकल ट्रेन 28 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है और रुकने के बाद 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो 128 किलोमीटर लंबे मार्ग में रुकने के लिए लोकल ट्रेन द्वारा लिया गया कुल समय कितना है। ठीक है, यानी कि 528 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है 528 किलोमीटर अगर रुके हुए चलता है, बिना रुके हुए चलती है, तो ये चलती है 88 की स्पीड से। तो मुझे ये पता चल जाएगा कितना टाइम बिना रुके हुए टाइम लगता है, बिना रुके। ठीक है, बिना रुके कितना टाइम लगता है, तो बोलेंगे 1188 11 चौक 44 11 88, यानी कि 6 घंटा। अगर नहीं रुके तो उसको 6 घंटे लगते हैं, और अगर रुक जाए तो रुके तो उसे कितना समय लगेगा 528/24, क्योंकि नंबर डिजिट में तो मैं आसानी से काटूंगा 8 3 24 8 6 48 8 6 का 48 यानी 22। अब बोला रुकने के बाद 22 लगता है और नहीं रुकता है तो 16, तो रुकने में लिया गया टोटल समय कितना होगा, तो 22 - 6
यानी कि 16 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा सॉल्यूशन। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आपसे पूछा गया है समांतर माध्य निकालें। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बेसिकली ये समांतर माध्य ही है। आप इसमें से इसको ऐड करते हैं और फिर जितना नंबर होता है उससे डिवाइड करते हैं। तो उसको ऐड करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 9 30, 30 1 31, 31 3 34 4 37, 37 7, 37 7 44। यानी कि मैंने 10th प्लेस को जीरा 44 है तो एक जीरो में लगा दूंगा। ठीक है, 8 6 14, 2 16, 5 21 7 28 9, 28 9 37 7, 37 7 44, 6 50 4 54। यानी कि मेरा सम कितना आ गया, 494, 494। अब डिजिट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। मैंने कुछ गलत किया क्या, एक मिनट मैं देख लूँ। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक मिनट, ये 45 होगा, 450। अब यहाँ से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 और ये 504। तो ये क्या हो जाएगा, 504 डिवाइड बाय 9। तो 9 पचा 45, बच कितना के 6, 9 6 54, ये 56 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैंने क्या किया, सबको ऐड किया और टोटल कितने नंबर थे, 9 नंबर थे, उससे डिवाइड कर दिया। इसी को आप कहते हैं समांतर माध्य। ठीक है, प्रक्षेणों का योग बटा प्रक्षेणों की कुल संख्या। इस क्वेश्चन को देखें, 18 नंबर। एक खोखला गोलाकार 21 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले धातु से बना है। इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं 8 और 9 है, तो खोखले गोले का वजन क्या होगा। यानी कि आपको इसका पहले आयतन निकालना है, क्योंकि घनत्व यहाँ से क्यूब में दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब में, और वहाँ से उसको फिर 21 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको आप कैसे करेंगे, पहले इसका खोखले गोले का आयतन क्या होता है, वो होता है, यहाँ पर लिखते हैं हम, खोखले गोले का आयतन। ये क्या होता है, 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब माइनस छोटकी आर का क्यूब। ये कितना है, 4/3 है, ये बोला 22/7 लीजिए। ठीक है, और ये कितना है, एक 9 है, तो 729 माइनस 512। इसको सॉल्व करेंगे तो 88/21 गुना, अब इसमें से इसको घटाएंगे 7, 2 में से 1 गया 1, और 5 में से 7 में से 2 गया, 7 में से 5 गया 2। क्या अब ये किसी से कट रहा है, ये 7 से कट रहा है, 7 21, 7 21, 7 1 7। अब आपसे क्या बोला, आपको बोला कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको लास्ट में इसको 21 से मल्टीप्लाई करना है, तब पता चलेगा। यानी कि ये वॉल्यूम को 21 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 88/3 गुना 31 गुना 21, 21 से 3 7 कट गया, तो क्या आ गया, 7 गुना 8 होगा, 7 8। अब इसको करेंगे 88 गुना 31 गुना 7, इसको मल्टीप्लाई करना है। और ये चूँकि ये ग्राम में आएगा, किस में आएगा, ग्राम में, इसको 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, आप इसको यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। 7 1 7, 7 8 56, लास्ट में 6 आएगा, और 6 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये हमसे पूरा कैलकुलेशन करवा के ही लेगा, दम मारेगा। ठीक है, तो आपसे 31 गुना 7 गुना 88 डिवाइड बाय कितना करना है, 1000। क्या करेंगे, 7 21, 7 7, 7 21 गुना 8 88, इसको कर लें, 8 7 56, 5 8 8 5 13, 8 16 16 1 17, 1736। ये क्या हो जाएगा, 6 9 10, 7 1 8 1 9, और 2 डिजिट के बाद 3 डिजिट के बाद आ जाएगा, तो 19.096 कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, एक नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने पहले वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम को फिर मैंने 21 से मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर दिया, ताकि किलोग्राम में निकल सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
चलिए मेंसुरेशन का एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 125 एक समान गोले बनाए जाते हैं। तो मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस प्रकार बने 6 गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताएं। तो गोला दिया हुआ है, तो गोले का बोला बड़ा वाला गोला जो है उसका त्रिज्या है 10। तो आपको अगर पिघला के दूसरा बनाया जाता है तो उसमें वॉल्यूम को इक्वल करना होता है, यानी कि आयतन को आप बराबर करते हैं। तो पहले वाले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू। आर का वैल्यू 10 दिया है तो मैं 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ। और फिर बोला क्या, इससे छोटे छोटे गोले बनाए गए, कितने, 125 गोले बनाए गए। छोटे गोले का रेडियस हमें नहीं पता है तो हमने इसको आर ही मान लिया, यानी कि मैंने वॉल्यूम को इक्वल कर दिया बड़े वाले गोले को और छोटे वाले गोले का। ठीक है, ये पाई से पाई कट गया, 4/3 से 4/3 कट गया। ये कितने टाइम्स में कट जाएगा, 25, 125 18 होता है 1000। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, √8। यानी कि आर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ठीक, बोला मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के अनुसार कि मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4 पाई आर क्यूब, तो 10 गुना 10 आर स्क्वायर। और इसके बाद छोटे गोले 6 छोटे गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई आर कितना निकाला मैंने, 2 गुना 2। पाई से पाई कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, और 2 से ये 5 बार में चला जाएगा, ये 2 से 5 बार में चला जाएगा, यानी कि 25/6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हाइट एंड डिस्टेंस का है कि एक टावर जमीन पर लंबवत खड़ा है। जमीन के एक बिंदु से मीनार के पाद से दूरी 27.6 मीटर दूर है। तो मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी क्या बोला, एक टावर है इस तरीके का, ऐसे खड़ा है, इसके मीनार के पाद मतलब ये नीचे पैर जिसको बोलते हैं, यहाँ से ये 27.6 मीटर दूर है। ठीक, और ये बोला ये एंगल 45 डिग्री है। आपको पता है कि जब 45 बनता है ये, तो ये भी 45 रहता है और ये 90 हो जाता है। तो 45 के सामने 1 1 और इसके सामने √2। तो यहाँ से हम करेंगे क्या, हम कहेंगे ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो ये 1 का वैल्यू अगर इतना दिया हुआ है तो इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 27.6, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपको इसमें सारे प्रॉपर्टी याद होने चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं तो 30 60, अगर 30 के सामने 1 होता है तो 60 के सामने √3 होता है और फिर यहाँ 1 हो जाता है। अगर यहाँ पर 60 हो तो 60 के सामने √3 होता है, इसके सामने 1 होता है, इसके सामने 2 होता है। ये 3 बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये रेशियो होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप इसको कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 21 नंबर। अगला क्वेश्चन मैंने ट्रिग्नोमेट्री से लिया है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन भी हर शिफ्ट में देखे जा रहे हैं, तो मैंने 2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के लिए। तो पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखें, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 2 है, तो 3 सेक थीटा, ये सेक थीटा है, ठीक है, प्लस 4 का मान क्या होगा। तो कैसे करेंगे इसको आप, ऑप्शंस थोड़ा ढंग से सेट नहीं हो पाया, बट आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपको पता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अगर हम इसको ब्रेक करें तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर दिया हुआ है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्या होगा, बराबर 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यानी कि ये एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक, इसी का प्रॉपर्टी का हमको यूज करना है और इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ठीक है मेरे भाई, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो समझ में कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि अगले वीडियो में हम इस बात का ध्यान रख सकें। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2। तो हमने क्या बताया कि सेक थीटा
माइनस टेन थीटा क्या होगा, आपस में उल्टा हो जाएगा, 1/2। हमें सेक थीटा निकालना है तो हम क्या करेंगे कि हम इसको जोड़ देंगे आपस में। तो 2 सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 1/2, यानी कि 2 सेक थीटा क्या हो जाएगा, 5/2। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, 5/4। ठीक, अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 3 × 5/4 + 4, तो ये 4 चौक 16 और 15 कितना हो जाएगा, 31। 4 चौक 16 और 15, 16 15 कितना हो जाएगा, 16 और 15 31/4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपको कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा तो आप कोई भी ऑप्शन एक 31/4 कर लेंगे। जैसे बी नंबर ऑप्शन है, ये बी कहाँ से आ गया, आप मान के चलेंगे यहीं पे, यहाँ पे 31/4 इसका आंसर है। ऑप्शन सही से सेट नहीं हो पाया था, वो पहले मैंने बता दिया था आपको, लेकिन आपको क्वेश्चन इस प्रकार से ही सॉल्व करना है कि सेक थीटा टेन थीटा देखिए। अगला क्वेश्चन भी मैंने ट्रेन से ही लिया है और आप इस क्वेश्चन को रोक कर खुद से सॉल्व करें, फिर देखें क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। इसमें बोला कि एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे 2 व्यक्तियों को ओवरटेक करती है। ठीक है, पहला व्यक्ति 12.6 मीटर की गति से चलता है, जबकि दूसरा व्यक्ति 30.6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। उसे ओवरटेक करने में इतने इतने सेकंड लगते हैं। तो दोनों व्यक्ति द्वारा एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। ठीक है, इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, पहले आप रोक कर खुद से सॉल्व करें। ठीक है, उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसको करेंगे कैसे। करना क्या है कि आपको दिया हुआ है कि पहला मान के चलते हैं जो रेलगाड़ी है उसकी स्पीड टी है, कितनी है, टी है। अब ये इसे चल कितने से रहा है, पहला आदमी स्पीड 12.6, ये रिलेटिव स्पीड आएगा। और ये टाइम कितना लग रहा है इसको, 19.8। चूँकि ये सेकेंड में मैं टी किलोमीटर में निकालना तो मैं इसी को आवर में कन्वर्ट कर लेता हूँ सेकेंड को, तो कितना होता है 3600 होता है, इज इक्वल टू टी माइनस कितना है 30.6 इंटू 25.8 बराबर 3600। 3600 से 3600 कट जाएगा, इसलिए ये लिखें चाहे ना लिखें उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको लिखा। अब क्या होगा, ये 9 से कटता दिख रहा, ये 3 से दिख रहा है, तो मैं 9 3 से ही कटाता हूँ। 6 18, 6 18, ये कितना हो जाएगा, 6 18, 8 24 बच गया, 6 18, 3 8 24, 3 से कटाया मैंने, 3 8 24, 3 6 18, ये 33, ये 43। अब देखेंगे ये 33 हो जाएगा, ये 33t हो जाएगा, और ये इस साइड आएगा तो -43t आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 30 - 30.6 इंटू 43 माइनस 12.6 इंटू 33। अब दिख रहा है कि ये वाला आंसर नेगेटिव में होगा और ये -10t। जब आप इसको से माइनस करेंगे तो ये इसको इससे घटाएंगे तो ये आपका 900 के करीब आएगा, और टी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 90, -900 आएगा, इससे कट जाएगा। इसका 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगा। ठीक है मेरे भाई, आप इसको सॉल्व करके देखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते। अगला क्वेश्चन बोट इन स्टीम से मैंने लिया है कि एक तैराक की दिशा 37 किलोमीटर, तैराक दिशा में 37 किलोमीटर की चाल से धारा के विपरीत से 27 किलोमीटर गति से चल सकता है, तो तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। निकाल देंगे आप। देखिए, एक होता है डाउन स्ट्रीम, जैसे एक नदी है, ऐसे नदी चल रही है, एक नदी की धारा इस तरीके से चलता है। ठीक है, उसी में एक तैराक मोटू सा आता है। ठीक है, वो इधर जब जा रहा होता है तो वो अपनी स्पीड को मैक्सिमम यूज कर पाता है, क्योंकि धारा उसका जो पानी की गति होती है उसके कारण वो तेज़ी से इधर आता है। लेकिन जब ये उल्टा चलता है तो उसको ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्यों क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि पानी उसको रोक रहा होता है। तो आपको उसको बोलते हैं, जब इधर चला जाता है तो डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, और इधर से आता है तो अप स्ट्रीम बोलते हैं, यानी कि धारा के साथ धारा के विरोध। तो डाउन स्ट्रीम जो होता है, डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के साथ जो चलता है डाउन स्ट्रीम, इसमें जो तैराक है उसकी प्लस धारा की गति यूज होती है। जबकि अप स्ट्रीम की बात करें, धारा के विरुद्ध अप स्ट्रीम, ये क्या होता है, x - y होता है। आपको दिया गया है कि ये कितना दिया है 37 और ये कितना दिया गया है 27।
आपसे पूछा है इसकी यानी कि तैराक की, तो आप इसको जोड़ देंगे 2x इज इक्वल टू 64 और यहाँ से क्या आ जाएगा 32 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि